प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में रोज़ाना नए नए मौज़ूआत हमारे सामने आन खड़े होते हैं। एक पर बहस अभी ख़त्म नहीं होती कि दूसरे पर शुरू हो जाती है। पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उस पर तनकीद अभी जारी है, डिस्कशन अभी जारी है कि कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का ऐलान किया गया और कहा गया कि उनके लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। इस पर बहस शुरू थी, बहस हो रही थी कि आज एक और खबर आई है और वो खबर यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा गया है कि एडहॉक बेसिस पर 4 जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाएं। अब उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादिर फायसा ने अपना सवाबदीदी इख्तियार करते हुए 4 नाम भी दे दिए हैं। उनमें से कुछ जजेस माजत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो रजामंदी का इजहार भी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इसको पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से आने वाले जो 8-5 का फैसला है उस फैसले से मिलाकर क्यों देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो महंगाई के मामला हैं, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, बिजली फिर महंगी हो गई है, तो इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहसें चल रही हैं, सियासी जमातों के दरमियान एक लड़ाई की सी कैफियत है। राना सनाउल्लाह ने माइट इज़ राइट का नया कानून मुतारिफ करार दिया है। मामलात और हालात कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको। खुर्रम साहब, पहले तो ये बताइए कि पार्टी बैन होने की जो वजूहात बताई गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यानी फॉरेन फंडिंग को बुनियाद बनाया जा रहा है, साइफर को बुनियाद बनाया जा रहा है, 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाया जा रहा है। आपके ख्याल में क्या इन तीनों केसेस में या मामलात में या चीज़ों में आपके ख्याल में इनफ एविडेंस मौजूद है कि पार्टी बैन हो सके? जी, एविडेंस तो मौजूद है और मैं उसमें इजाफा करूंगा कि जो इन्होंने आईएमएफ को खत लिखे, अभी आपको मालूम है ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी कोशिश की, और उससे पहले 2022 में भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि इन्होंने आईएमएफ के उस वक्त गुफ्तगू हो रही थी उसके खिलाफ कोशिश की कि पाकिस्तान इसी तरह जो खतूत मुख्तलिफ बैरूनी एजेंसियों को ये लिख चुके हैं, वो भी एक एविडेंस है। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कल भी कुछ टीवी मीडिया में आके कहा था कि मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात को बैन करने का जो मुद्दा है उसे उठाना चाहिए। सियासी जमातों को तो सियासत के ज़रिए और उनके बयानिए के भरपूर जवाब के ज़रिए जो है उनका मुकाबला किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई एक फासिस्ट जमात है। उन्होंने रियासत पर हमले किए हैं, उन्होंने मुस्तकिल तशद्दुद को अपना वतीरा बनाया है, उन्होंने आइन को पामाल किया है। पसंद ये भी एक इसमें बेसिस है कि जिस तरह जिसपे जो आर्टिकल 6 की बात की गई, लेकिन वो इस पर भी सादिक आती है कि 8 और 9 अप्रैल 2022 को किस तरह जब एक वही आइन है जो ये कहता है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान वज़ीर-ए-आज़म असेंबली को तहलील नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कोशिश की, उसकी तौसीक की सदर ने, और उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर उस वक्त चेयर पे थे उन्होंने उसके वो सहूलतकार बने। वजूहात बेशुमार हैं जो तो खुर्रम साहब, आप समझते हैं कि सियासी जमात को सियासी बुनियादों पर उसका मुकाबला करना चाहिए, यानी उसका ग्राउंड के ऊपर मुकाबला होना चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या आपकी जमात ये सब करने में नाकाम रही है जिसकी वजह से उसको पार्टी को बैन करने के लिए जाना पड़ा है? जी नहीं, उसमें आई थिंक इसकी बहुत बड़ी वजह जो है, मैं सिर्फ कियास ही कर सकता हूं कि मैं काबीना की जो अंदरूनी मुशावरत है उसका हिस्सा नहीं हूं, कि जब ये देखा गया कि ये जो 2000 हम कह सकते 11 से लेकर 22 तक जो तजर्बा इमरानी किया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर बहुत गहरी तकसीम हो चुकी है, अंदरूनी तकसीम हो चुकी है, जो कि अब वो इदारों के पूरे इदारों के दरमियान तकसीम बनकर जो है वो जाहिर हो रही है, और हुकूमत को भी उसका सामना है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम मसलन इससे बहुत बेहतर तरीका ये है कि जो 9 मई के पूरे केसेस हैं उनको पूरी मुस्तादी से और पूरे वलवले से उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इस्तगासा किया जाए, और उनको 9 मई के मामलात में सजा दी जाए। या जिस तरह कल आर्टिकल 6 का जो इशू हुआ है उस पर अगर हुकूमत अपने शवाहिद इकट्ठे करे तो वहां भी जो है वो कानून और आइन के तहत बहुत मवाद मौजूद है
लेकिन ये सियासी जमात को बैन करने वाला मामला जो है, चूंकि आप मेरी इत्तेफाक नजर नहीं में कर रहे, आप सियासी जमात को बैन करने वाले, एडवाइज्ड है जी सही है, आप कह रहे हैं कि सियासी जमात को बैन नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल करने बिल्कुल ठीक है खुर्रम साहब, लेकिन आप ये तो नहीं इत्तेफाक कर रहे कि सियासी जमात को बैन करना चाहिए, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सियासतदानों पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए? जी, सियासतदानों पे हमें अगर आइन की जो तौसीक भी करनी है, हमें उसका तकद्दुस भी कायम करना है, कहीं ना कहीं तो हमें आइन की हिफाजत के लिए कोई प्रोसिक्यूशन करनी होगी ना। ये अलग बहस है कि और भी जो दूसरे इदारे हैं उनके अंदर एक तवील फहरिस्त है जिनके ऊपर, क्योंकि आइन को जब अगर आप आर्टिकल 6 को पढ़ें, और मेरी आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन से इस्तदा भी है कि वो उसको जरूर पढ़ें, कि सिर्फ आइन को मुअत्तल करना जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, उसके अंदर सबवर्ट का लफ्ज भी है। हाँ, सबवर्ट का लफ्ज नहीं, सबवर्ट का लफ्ज है उसके अंदर, कि आप उसको सिर्फ एब्रोगेट और सस्पेंड नहीं करते, उसको सबवर्ट भी करते हैं, उसकी जो जड़ है उसको भी उखाड़ते हैं। तो ये जो इश्यूज हैं इस पे ये भी, लेकिन मिस्र में कहा, मैं चूंकि उस 8 और 9 अप्रैल के 2022 का जो हूँ ऐनी शाहिद भी हूँ, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उस दिन बहुत बड़ी, अगर वजीर आजम जानबूझकर, एक मुंतखब वजीर आजम जो है वो आइन को तोड़ते हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो सजा बहरहाल हमें देनी है। इस पे इससे सर, लेकिन इस तरह ये हम हर एक को, हर पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी को ये हम इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की करने का मौका नहीं फराहम कर रहे, क्योंकि आज आपको लगता है कासिम सूरी ने उस वक्त आइन से वर्ड किया था, लेकिन हो सकता है कि एक और जमात आए इक़्तिदार में तो वो समझे कि जब आपने 224A के तहत इंतखाबात कराने थे 2 सूबों में, आपने इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं दिया और आपने कहा कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, और आपने 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होने दिए, तो आपने भी आइन को तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की, आप पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो आइन के किसी शिक पर अमल दरामद ना होने की सूरत में आप मुखालिफ सियासी पार्टियों पर आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर दें तो बात कहां तक जाएगी? नहीं, देखिए ना, यहाँ फिर इस पे पार्लियामान का भी एक रोल है और सुप्रीम कोर्ट का भी रोल आएगा कि क्या किसी शिक पर अमल ना करना सबवर्जन है या किसी शिक की सरीहन खिलाफ वर्जी करना, यानी आइन ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपको बार किया गया है और आपने उस पाबंदी को तोड़ा है। ये सारे जो इश्यूज हैं ये पार्लियामान सर, ये आइन की गलत तशरीह का मामला भी हो सकता है ना, हो सकता है कासिम सूरी ने आइन की इंटरप्रिटेशन गलत की हो और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सही इंटरप्रिटेशन कर दी। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि वो कासिम सूरी उस मामले के प्रिंसिपल मुजरिम नहीं है, उसके प्रिंसिपल मुजरिम वज़ीर आज़म इमरान खान है, जिन्होंने वो एडवाइस भेजी जिसके तहत ये काम हुआ। तो लिहाजा उसको और सदर वारिफ अलवी भी, जिन्होंने फिर उस इकदाम की तौसीक की, और सुप्रीम कोर्ट, अब वहां चूंकि केस इसलिए स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि ये अमल गैर आईनी हुआ, तो इसमें अब तशरीह की गुंजाइश कम ही है। जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गैर आईनी अमल हुआ है, तो अगर उसकी प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास ये रास्ता मौजूद है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 9 मई ज्यादा इस पे बेहतर रास्ता है कि पाकिस्तान में ये मिसाल कायम की जाए कि आप अपनी सियासत तशद्दुद के जरिए आग लगाकर, शहीदों की यादगारों की तौहीन करके और सरकारी तंसीबात पर हमला करके आप अपनी सियासत नहीं कर सकते। आपको सियासत में अमन के जरिए चलना। बिल्कुल सही है सर, लेकिन ये बताइए कि अगर एक सियासी जमात, उसके चंद कारकुनान किसी सरकारी इमारत पर, किसी सरकारी तंसीबात पर, जैसे कि आप कह रहे हैं, हमलावर हो जाएं, तो अगर इस बुनियाद पर एक पार्टी बैन की जा सकती है, तो फिर तो 97 में एक सरकारी इमारत पर और सरकारी इदारे पर हमला किया था, एक और सियासी जमात के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए थे नवाज शरीफ के नारे लगाते हुए, तो फिर वो उस जुर्म की पादाश में इस पार्टी को भी बैन होना चाहिए? जी, आप याद कीजिए, उसके ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट का केस चला था और उस पर जो मुल्ज़िमान थे और मुजरिमान थे उसका तयन हुआ था, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने में से कुछ को 2002 के इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी थी और वो फिर पार्लियामान के रुकन बने थे। लेकिन इसलिए तो मैंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन May 9 की करनी है, सियासी जमात को बैन
करना मेरी नजर में दुरुस्त नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। और जैसे कि आपने कहा, वैसे इनफ एविडेंस मौजूद है फॉरेन फंडिंग में और साइफर में, और इसको बुनियाद बनाया जा सकता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सर फॉरेन फंडिंग में जो है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं, इनफैक्ट ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, और यही लफ्ज इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल कर रहा है। और अभी ये इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है मामला, नोटिस हुए हुए हैं और ये किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। यानी अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि एक जमात ने प्रोहिबिटेड फंडिंग की है, और अगर की भी है तो आप जानते हैं कि उसका तो फिर उसमें तो फंड जब्त होते हैं, और यही नोटिस किया हुआ इलेक्शन कमीशन ने। और साइफर में तो बरियत हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब एक अदालत से बरियत हो चुकी है तो उसको फिर आप बुनियाद कैसे बना सकते हैं किसी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने का? जी देखिए, साइफर पे तो मैं हुकूमत को तजवीज दे भी चुका हूं और आपके तवज्जो से दोबारा दे रहा हूं कि एक बहुत सख्त अपील जो है उस इक्विटल की, वो हायर जुडिशरी में फाइल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पाकिस्तान के अवाम के 70 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान के अवाम की अमानत में इमरान खान ने खयानत की। अब एक अदालत ने अगर एक रास्ता इख्तियार किया, सर वो 190 मिलियन पाउंड की शायद आप बात कर रहे हैं, ये साइफर की मैं बात करूं। जी, 190 मिलियन पाउंड आज की एक्सचेंज रेट के मुताबिक 70 अरब रुपए बनते हैं जी। तो पाकिस्तान के अवाम का हक है, पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। और मेरे लिए ये एक बहुत ही रुस्वाकुन फैसला था कि अदालत ने बजाय ये कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद को मद्देनजर रखा, उन्होंने अमानत में खयानत करने वाले को रियायत दी। सर मैं साइफर के बारे में बात कर रहा हूं। साइफर में इमरान खान की बरियत हुई है जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड को तो बुनियाद ही नहीं बनाया जा रहा सर, उसको तो बुनियाद ही नहीं बनाया जा रहा पार्टी को बैन करने के लिए। जी, साइफर भी बहुत, चूंकि उसमें अवामी मफाद फर्क किस्म का है, और उधर भी उतना ही रुस्वाकुन फैसला हुआ है कि अगर हम सब एक हलफ उठाते हैं बतौर अरकान असम्बली और खासतौर पर वज़रा और वज़ीर आज़म कि हमारे सामने जो खुफिया दस्तावेजात रखी जाएंगी हम उन्हें खुफिया रखेंगे। अब अगर उस जमानत में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने खयानत की और वो उसका इकरार कर चुके हैं, इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं, और सिर्फ खयानत नहीं की, वो जो फिर मरासला था वो फिर कुछ महीनों बाद अमेरिका की वेबसाइट पर छप भी चुका है। तो लिहाजा यहां भी अब इस पे कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई। शायद पहली दफा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक इतना बड़ा केस ट्राई हो रहा था, तो फर्स्ट इंस्टेंस में अदालत देख नहीं चुकी। लेकिन बहरहाल वहां भी अवाम की अमानत में खयानत का सवाल है, और अदालत ने फैसला किया है, वो बहुत बड़ी सर फैसला सही हुआ है या गलत हुआ है, प्रोसिक्यूशन ठीक हुई है या गलत हुई है, ये अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जो फैसला है बरियत का, उसको आप बुनियाद बनाकर तो किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकते ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अदालत कह दिया, अदालत ने चाहे वो गलत ही फैसला दिया हो, चले मान लिया कि आमिर फारूक साहब ने गलत फैसला दिया है, तो सर अगर मान भी लेंगे वो गलत फैसला था, फिर आप उसको बुनियाद तो नहीं बना सकते किसी पार्टी को बैन करने के लिए। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे मामला अब उनके सामने जब रेफरेंस जाएगा, ये भी चूंकि इस पर बहुत ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ज्यादा तशरीह नहीं की हुई इस आईनी शिक के ऊपर, तो लिहाजा एक नया जो है बाब लिखा जाएगा। जिस तरह अभी ये जो स्पेशल सीट्स का जो मामला है, इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो नई हाशिया बर्दारी की है आइन के अंदर, ये भी बहुत ही एक तजावज किया है आइन से, मावराए आइन फैसला दिया है। लेकिन बहरहाल चूंकि फुल बेंच का फैसला है, इसके ऊपर रिव्यू हम फाइल करें, तो ये सारे केसेस जो असल में अगर आप इस सारी बहस को समेटें तो पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इस वक्त पाकिस्तान की हाकमियत और इक़्तिदार में अब बहुत गहरी तरह शामिल हो चुकी है, और लिहाजा उसको अब एक जो उनका एक हम अलहदा अखलाकी जो समझा करते थे कि जी वो एक पेडेस्टल पर हैं, वो अब मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा नहीं है, और उन पर इसी तरह फिर तनकीद भी होगी, इस तरह के केसेस भी बार बार उठेंगे, और हुकूमत अपना काम करेगी। हुकूमत को ये भी ज़हन में रखना है कि वो एक सियासी जमातों की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, MQM। तो जो सियासी मामलात हैं उनका सियासत से जवाब दें, जहां आइन और कानून का मामला है बजाय ये कि ऐलानात किए जाएं, वहां अदालतों में सख्त तरीन प्रोसिक्यूशन करके साबित करें। अगर अदालत उसके खिलाफ भी फैसला करती है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन अगर सख्त होगी तो फिर हुकूमत को
ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले दिनों में भी इसका जो है एडवांटेज सर इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस फैसले को। राना सनाउल्ला साहब भी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि फुल कोर्ट बैठी 13 में से 11 जजेस की राय यह है, बशमूल काजी फाइसा साहब के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, कि गलत इंटरप्रिटेशन की है इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की, और काजी फाइसा साहब भी ये समझते हैं और उन समेत 11 जजेस समझते हैं कि ये नशस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती। तो आपके ख्याल में 13 में से 11 जजेस गलत कह रहे हैं? जी देखिए, मैं भी काजी फाइसा से मुतफिक हूँ कि ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती। अच्छा, उनकी जितनी नशिस्तें हैं उसके मुताबिक उन्हें मखसूस नशिस्तें दे दी गई। सारा सवाल इसका है कि किस तरह इस फैसले में जो 8 फाजिल जज साहिबान हैं उन्होंने बगैर किसी आईनी बुनियाद के पार्लियामान में पीटीआई को जन्म दिया, फिर 41 लोग जो बखुशी और बरज़ा और रग़बत एक सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में लिख कर दे चुके थे अपनी मर्जी से कि वो उसको ज्वाइन करते हैं, उनको जबरदस्ती पीटीआई में डाला। फिर उनको पीटीआई की सहूलतकारी के लिए नए कवानीन बनाए गए, फिर 2 किस्म के सेनेटर बन गए हैं। और सबसे जो आई थिंक परेशान कुन बात यह है, और आपके नाज़रीन को ये मालूम होना चाहिए कि ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, कि जो आखिरी जुमला है उस शॉर्ट ऑर्डर का जो कहता है कि जी अगर पीटीआई को कोई तकलीफ होती है तो वो चेंबर में आकर हम 8 जजों से राब्ता कर सकते हैं। ये कौन से कानून लिखे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये बहुत ही परेशान कुन बात है। लेकिन आपको सर उस वक्त हैरत पानामा वाले फैसले से, पानामा वाले फैसले में एक मॉनिटरिंग जज जो था उसके इतने भयानक असरात हैं पाकिस्तान के कानून पर भी और पाकिस्तान की हाकमियत पर भी। और अब 8 जज बन गए। और ये याद रखिए कि पैनामा का फैसला जब अदालत में कोई कोर्ट करता है वकील, तो बेंच से कहा जाता है कि वो उस फैसले को कोर्ट ना करें। ये जो मखसूस रिश्तों का फैसला है ये भी एक वैसा ही फैसला जो दे तो दिया गया है, लेकिन बदनामे जमाना रहेगा। खुर्रम साहब, लेकिन आपको इस बात पर तो हैरत हो रही है कि पीटीआई में आज़ाद उम्मीदवारों को क्यों शामिल कराया जा रहा है, लेकिन आपको उस दिन हैरत नहीं हो रही थी कि जब लोग पीटीआई के टिकट जमा कराना चाहते थे और हर मुमकिन कोशिश की गई, यहां तक कि कागजात छीने गए, यहां तक कि प्रपोजल सेकेंडर को उठा लिया गया, यहां तक कि उनको अगवा किया गया, आपको उस दिन उस बात पर हैरत नहीं हुई थी? जी मुझे हैरत हुई और मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मुझे उस पर ज्यादा हैरत हुई कि एक दिन वो जमात जो शोर कर रही थी कि उनको कागजात दाखिल जमा नहीं कराने दिए जा रहे, जिस दिन कागजात नामजदगी की तारीख खत्म हो गई उसी जमात ने अगले दिन पूरे शादियाने बजाए कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी, मुझे नंबर भी गालिबन याद है, कुछ 2431 कागजात नामजदगी थे जो उन्होंने दाखिल कराए थे। तो एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि हमें दाखिल नहीं कराए गए, और जब तारीख खत्म हुई तो कहा हमने तारीख के सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो यह हर तरफ जो है वो हम हकीकत यही है कि हम अब एक ऐसे दौर में हैं जहां हर चीज अब प्रोपेगेंडा में है। और मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ जाहिर है कुछ लोग इसको भी कहेंगे, लेकिन हक और सच का तयन और दुरुस्त क्या है, बहरहाल हमें उसकी जो कोशिश और जद्दोजहद है उसे जारी रखना। खुर्रम जैसे कि साहब आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी पार्टी या पार्टी के किसी लीडर की बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप बरमला कह देते हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, जैसा कि आपने पार्टी बैन के हवाले से कहा है। एक उसूल वज़ा किया है राना सनाउल्ला साहब ने, वो कहते हैं कि जी माइट इज राइट का इस वक्त तो फॉर्मूला चल रहा है और जो हमसे होता है अब हम वो करेंगे और जो तुमसे हो सकता है वो तुम कर लो। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। माइट इज राइट है ना, फिर तो माइट इज राइट में फिर कौन सा असूल होता है? फिर तो सिर्फ माइट ही असूल होता है ना। तो फिर ये रोना धोना बंद करें, फिर ठीक है जो इनसे बन पड़ता है ये करें, जो हमसे बन पड़ेगा हम कर रहे हैं। सर इस उसूल पर जाने के लिए तो आपको आइन की किताब बंद करके एक साइड पर नहीं रखनी पड़ेगी खुर्रम साहब? नहीं देखिए, राना सनाउल्ला साहब ने कहा ना कि अगर उनके पास माइट क्या है, ताकत, वो 8 जज है ना, 8 जज की माइट थी जिसके जरिए ये फैसला किया गया। हालांकि इस फैसले की मैं फिर बड़े सराहत से कहूंगा कि कोई आईनी बुनियाद नहीं है। आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिखना, उसके अंदर नए शगाफ डाले गए हैं 51 और 106 में, तो लिहाजा वो अब उनके पास बाइट थी 8 जजों की, उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो लिहाजा ये हर इदारा, कोई भी इदारा पाकिस्तान का इस वक्त जो है बशमूल अदलिया के, शायद हुकूमत भी अब इसमें शामिल है, वो इसीलिए मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा देता हूं, पाकिस्तान की रियासत का कोई इदारा
अब किसी अखलाकी पेडेस्टल पर खड़ा नहीं हो सकता। हमें बहरहाल इस तमाम मुश्किल तरीन हालात में एक तरफ फौजी आमरीत से भी बचना है, लेकिन दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म से भी बचना है, और बिल आखिर इसके अंदर से पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखने का रास्ता निकालना। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब। बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक एतराज़ जो फैसले पर हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, बाकी सब लोग ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये कहाँ से आ गया कि 15 दिन का टाइम दे दिया जाए तहरीक इंसाफ को और कहा जाए आज़ाद उम्मीदवारों को कि वो चाहें तो तहरीक इंसाफ में चले जाएं या फैसला करें वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं। आइन में अगर कहीं है तो वो 3 दिन है कि आप इलेक्शन के होने के बाद या नोटिफाई होने के बाद 3 दिन के अंदर फैसला करते हैं। ये 15 दिन कहाँ से आ गए? आप इस इंटरप्रिटेशन को किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहता हूं जाएं सुप्रीम कोर्ट में, उन फुल बेंच से पूछें कि ये 15 दिन कहाँ से आ गए हैं। ये भी वहीं से आए हैं जब एक मुजरम का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा था और हाई कोर्ट का स्टाफ वहां पर अपने तमाम लवाजमात लेके जहाज में बैठे एक मुजरम से फोरेंसिक करवा रहा था। तो फिर शायद वहीं से आया हो, मैं क्या कह सकता हूँ। फैसिलिटेशन तो भाईजान इनका काम है, जुडिशरी से फैसिलिटेशन लेना, जुडिशरी के ऊपर हमले करना, हर नापसंद फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज करना, हर नापसंद फैसले के ऊपर लोगों की पगड़ियां उछालना, उनके घरों तक जाना। ये तो मुस्लिम लीग नून का पुराना शेव है। अब ये राना सनाउल्लाह साहब को चीखने की जरूरत नहीं है, चीखने चलाने का वक्त मेरा ख्याल गुजर गया। जो डिसीजन आ गया या उसे माने या उसे ना माने, नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट में जाए अंदर, बिस्मिल्लाह करें। 41 में कितने लोगों के हल्फनामे आ चुके हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास? असदुल्ला भाई हमारे पास 38 आ चुके हुए हैं, और जो 3 हमारे पास नहीं आए थे वो मुल्क से बाहर थे। हमारे तीनों ऑनरेबल मेंबर्स एक उम्रे के सिलसिले में सऊदी अरेबिया में थे, 2 मुल्क से बाहर थे। उन दोनों के भी थ्रू कॉन्सुलेट रिसीव हो चुके हैं, वो आज शाम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, वहां से भिजवाए जा चुके हैं। जी कोई एक मेंबर भी स्लिप होने की का खदशा है इस वक्त? वो क्या कहते हैं, वो मेरे अब एग्जैक्ट मुहावरा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो एक मौसूफ था, कराची का सेनेटर है। मैं किसी की ज़िंदगी की बददुआ तो नहीं देता, अल्लाह ताला उन्हें हयाती करे। वो जो आसमान से नाजिल हुए थे, आज तक ये नहीं पता वो कहाँ से आए हैं। वो फरमाते थे अगले 1 हफ्ते के अंदर 22 बंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। 22 तो बहुत दूर की बात है, 22 का 2 उतार दे, 2 भी नहीं मिले। एवरीवन इज स्टैंडिंग स्टिल एंड फर्म विद इमरान खान जी, कोई एक बंदा भी नहीं हो सका आगे पीछे। सही है। साहिबजादा साहब ये बताइए कि अब चूंकि तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक लिस्ट जमा करानी है कि ये वो लोग हैं जो हमारे बैक्ड बाय पीटीआई थे, यानी हमारे लोग थे और हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब ये लिस्ट जाहिर है उन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में आएंगे जो कि पार्टी तब्दील करके जा चुके हैं नून लीग के साथ, वो MPs या MNA जो हुकूमत के साथ मिल चुके हैं। क्या उनके ऊपर आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक डिफेक्शन क्लॉज लगती है? जी वो 1 या 2 मेंबर्स हैं सिर्फ, एक तो लाहौर से हैं मौसूफ और एक और मेंबर है। उसके ऊपर आज शाम को जो मीटिंग है उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा। और उन्होंने थ्रू आउट अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान के पोस्टर्स, इमरान खान के पम्फलेट्स और बल्कि उनकी इत्तेहादी जमातों की जो स्ट्रेंथ थी वो भी उनसे लेते रहे। और उनके हर पम्फलेट के ऊपर PTI बैक्ड कैंडिडेट लिखा हुआ है, इमरान खान के नामजद कैंडिडेट लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस की तरफ गई है, उनके ऊपर बिल्कुल लगनी चाहिए डिफेक्शन क्लॉज। जी
सही है। अच्छा ये बताइए कि आज एक और मामला है, एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दायरा है, एक ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 एडहॉक जजेस लगाने के लिए। अब ये 4 एडहॉक जजेस आ रहे हैं, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी ज़रूरत है इसकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के लगाए जाने की, रिटायर्ड जजेस? नहीं, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि जो इस वक्त अवेलेबल लॉट थी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की, उनकी अक्सरियत ने तो हक और सच पर मबनी फैसला दे दिया कि इस किस्म के जो इक़दामात हैं जो उठाए जा रहे हैं अब हुकूमत की तरफ से भी, और दूसरी साइड मैं नाम ना लूँ क्योंकि वो शायद आपके प्रोग्राम के लिए प्रॉब्लम बन जाए, उन दोनों साइडों की तरफ से, हमारी जुडिशरी की तरफ से, ये तो कोई गुड नेम वाली बात नहीं रह जाएगी। इसके बाद तो आप फिर मुल्क को जानबूझ के अकॉर्डिंग टू अ प्लान सिविल अनार्की की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। असदुल्ला भाई, चीजें ऐसी नहीं चलती। आपको नवाज शरीफ को हुदैबिया में रिलीफ मिला, आउट ऑफ वे जाके मिला। जिन जजेस ने दिया आप उनको एडहॉक के ऊपर वापस लेके आ रहे हैं। आपने नवाज शरीफ को इस सजाओं को खत्म किया, आउट ऑफ वे जाके खत्म किया। हमने तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद हमने उन फैसलों को एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो हमारा राइट था। लेकिन दिस इज नॉट अ वे आउट कि आप जब आप किसी जगह पर अभी इस फैसले से पहले तक, रिजर्व सीटों के फैसले से पहले तक यही अदलिया महान भी थी, यही माई बाप भी थी, यही जमहूरियत की रखवाली भी थी, ये सब कुछ था। एक फैसला आपके खिलाफ आया जो मेरिट के ऊपर आया। अब यही अदलिया जो है, इसने आइन को रीराइट भी कर दिया, इसने आइन की धज्जियां भी उड़ा दी, इसने सारा कुछ कर दिया। मुझे तो ऐसे लोगों के भाषण समझ, अभी आपके पिछले सेगमेंट के अंदर हमारे गुजरांवाला के एक भाई हैं, वो इमरानी फाशिज्म की बात कर रहे थे। उससे पहले ये राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं माइट इज राइट। भाईजान आप ऐसे करें ना, आप इदारों की बैक से जरा पीछे हो, उनसे कहीं जरा थोड़ी देर पीछे हो जाए तो फिर माइट इज राइट ही सही। अगर आपने हमारे साथ ऐसे मुकना है तो ऐसे ही मुक लेते हैं। आप पहले हमारे साथ कर चुके हैं, आप हमारे घरों तक पहुंच गए, आप हमारी औरतों तक पहुंच गए, आप हमारी खवातीन तक पहुंच गए। अब उसका रिटर्न हमने देना है। अब माइट इज राइट आपकी तरफ से नहीं होगा। अगर आपने माइट इज राइट ही खेलना है तो 100 बिस्मिल्लाह आ जाए, फिर माइट इज राइट ही खेल लेते हैं। दिस इज नॉट अ वे कि आपके खिलाफ ये हालात इस तरह आ जाता है, जो कि हालात फिर कैसे नहीं बढ़ रहे हैं इस तरह। जो सर एक तरफ देखिए ना हामिद साहब, एक तरफ तो सियासी जमातों के दरमियान जाहिर है एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जी 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 कहिए सर। देखें हालात जा रहे हैं अनार्की की तरफ। कल जो वजीर इत्तला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद क्या कोई कसर बाकी रही? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद किया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर अदम एतमाद किया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की घर पंजाब की वजीर इत्तलात की आपने बातें सुनी हैं, यानी ये मैं तो परेशान हो चुका हूं। मुस्लिम लीग के साथ मेरे वालिद की बड़ी रफाकत रही थी 2008 तक, वहां पर उस वक्त तक शायद ये कल्चर इस हद तक नहीं पहुंचा था। अब तो कोई भी नुक्ता नजर आदमी देने वाला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाए तो ये 1 सेकंड मारते हैं, उसके घर तक चले जाते हैं। आप फिर मुल्क को खुद बताएं कि आप अनार्की की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं चाह रहे, आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को परवान नहीं चढ़ाना चाह रहे। आपने बस समझ लिया कि हर वो फैसला जो नवाज शरीफ के हक में होगा। आपको जिस तरीके से इस जुडिशरी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, हम अपनी रिजर्वेशंस और हमने अपनी रिजर्वेशंस गिवन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। हमने वो तनकीद के अंदर किसी की माओ बहनों के इन्वॉल्व नहीं किया, हमने इदारों पर अदम एतमाद नहीं किया। अगर किसी फर्द के ऊपर अदम एतमाद था तो हमने ओपनली किया। ये नहीं कि आज के दिन तक आप उसे फैसले लेते रहे और आज जब उसने एक फैसला कानून आइन के मुताबिक दे दिया, अकॉर्डिंग टू ट्रू डेमोक्रेसी दे दिया, तो बस फिर आपकी चीखें निकलना शुरू होगी। तो चीखें, आप चीख सकते हैं, आप चीखें। हमने तो मार खा ली असदुल्ला भाई जितनी खानी। लेकिन इस बात का क्या कोई इम्कान या खदशा मौजूद है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट ही ना हो? साहिबजादा साहब, इस बात का इम्कान मौजूद है? सर जिस तरफ हालात जा रहे हैं, देखें 15 दिन की डेडलाइन हुकूमत ने दी, अभी ये पीटीआई को बैन करने के लिए जा रहे हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली आपको विद इन 15 डेज रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। मेरा अपना जाती नुक्ता नजर ये है कि किसी भी तरीके से ये 2/3 अक्सरियत के लिए पागलपन की इंतहा को पहुंच चुके हुए हैं। ये आइन को रीराइट करना चाहते हैं, उसके अंदर फंडामेंटल्स को चेंज करना चाहते हैं। ये उस मखसूस सीटों को पीटीआई को देने से रोकने के लिए, उसको लिंगर करने के लिए, डिले करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पीछे तो कोई चीज नहीं रह गई।
उन्होंने हर चीज क्लैरिफाई कर दी, उन्होंने हर चीज क्लियर कर दी है। तो मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है, इसका एजेंडा ही ये है कि इस फैसले को इंप्लीमेंट ना किया जाए, लेकिन ये करना पड़ेगा सर। ये फुल कोर्ट का फैसला है, फुल बेंच का फैसला है, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो क्या होगा अगर फर्ज कीजिए पार्टी पीटीआई बैन हो जाती है, तो केपी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये ज़ाहिर है सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पंजाब आधा खाली हो जाएगा, वफाक से 114 सीटें निकल जाएंगी, 15 सीटें, तो क्या होगा फिर? मतलब क्या नक्शा आप देखते हैं? री इलेक्शन होगा या इन सीटों पर इलेक्शन हो जाएगा अगर पीटीआई बैन हो जाती है तो? नहीं सर, नहीं। असदुल्ला भाई क्यों बैन हो जाती है? क्यों बैन हो जाती है? वजह क्यों बैन हो जाएगी? अगर आपने इन ग्राउंड्स के ऊपर पीटीआई को बैन करना है तो फिर मैं आपको बताता हूं, आपकी पूरी पार्लियामेंट खाली होगी। फिर अगर आपने रियासत मुखालिफ बयानिए के ऊपर किसी पार्टी को बैन करना है तो उसके लिए आइडियल फिट केस पीएमएल-एन का है। पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे रहनुमाओं की बयानात मंजर आम के ऊपर हैं, उनकी वो भी कुछ छुपाए जाने के काबिल नहीं है इस किस्म के कि उन्हें छुपाया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो हर मरतबा अपनी इंतहा को छुआ। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो रियासत मुखालिफ हो, हमने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जो रियासत मुखालिफ हो। अगर हमारा किसी पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ था, वो इख्तलाफ ही रहा। जिस 9 मई की ये बात करते हैं, हम उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, गुज़श्ता 9 मई से ऑनवर्ड्स डिमांड कर रहे हैं। हम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और आपको क्या कहें? आप देख रहे हैं जितने भी फैसले आ रहे हैं। बहरहाल चलिए, वो तो जेआईटी ने बताया ना कि उसकी सनम जावेद की भी जमानत हो गई और उनकी जमात के उनके इस 9 मई में मुलव्वस होने के 130 से ज़्यादा सबूत मौजूद हैं जो कि रियासती इदारों ने इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के मैं आपसे रखना चाहता हूँ आपके सामने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कहते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को, यानी अक्टूबर नवंबर का आप इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर से ज़ाहिर है उनकी मुराद ये है कि चीफ जस्टिस तब्दील हो जाएंगे, तब तक नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे। उसके बाद आप 8 फरवरी के इंतखाबात को निशाना बनाना चाहते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा आज। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, फाइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करें। क्या आप इस तरह का इरादा रखते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को अटैक करेंगे अक्टूबर नवंबर के बाद? साहिबजादा साहब सर, बंदा कतरी बतरी हो जाए ना, वो पंजाबी में कहते हैं, तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहता। मौसूफ की जो मेंटल सिचुएशन है ना, जो मेंटल कंडीशन है, वो इसी किस्म की है। हम अक्टूबर नवंबर के अंदर क्यों 8 फरवरी के इंतखाबात को अटैक करने की बात कर रहे हैं, उसको चैलेंज करने की? हम तो डे फर्स्ट से कर रहे हैं, हम तो आज भी कर रहे हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में अब भी रो रहे हैं, हम तो हाई कोर्टों में रो रहे हैं, हम तो ट्रिब्यूनल्स में बैठे हैं। हम तो 8 फरवरी के इंतखाबात को खुल्लम खुल्ला वाज़िया धांधली मान रहे हैं। अब आप मुझे बताएं और क्या करें? ये कह रहे हैं हम अक्टूबर नवंबर में करेंगे, हम आज कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर की जरूरत ही नहीं है हमें, हम क्यों अक्टूबर नवंबर? ये किसी के जाने का इंतजार, किसी के आने की आस, ये रवायत हमेशा मुस्लिम लीग नून की रही है, ये हमारी रवायत नहीं है। हम जो सामने खड़ा होता है उसके मुंह के ऊपर बात करते हैं। मैं तो इसलिए आपके सामने कह दिया कि हम तो आज 8 फरवरी के इंतखाबात की बात करें, नवंबर अक्टूबर तो बहुत दूर की बात है। ख्वाजा साहब को लाले इसलिए पड़े हुए हैं कि ख्वाजा साहब तो किसी काउंटिंग में नहीं थे, इनकी तो जमानत वहां से जब्त की हुई थी। एक ज़ईफ औरत को जिस वहशियाना तरीके से हराया गया, जिस ब्रूटैलिटी के साथ उनको इलेक्शन में कैंपेन करने से रोका गया, उसके ऊपर मैं तो चाहता हूं कि अगर ख्वाजा साहब को अपना वो तारीखी जुमला नेशनल असेंबली वाला याद हो, कोई शर्मो हयात टाइप को रिलेटेड चीज ये मसूब याद दिलाते होते थे, अगर कोई याद हो तो इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए, सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। इसलिए इनकी बात के ऊपर क्या कमेंट करें असदुल्ला भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ढॉक जजेस के अपॉइंटमेंट एक बड़ा मौजूद है, इस पर बात करेंगे इत्तेजाज अहसन साहब से। हमारे साथ रहिए।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने खत लिखा है, 4 जजेस के नाम दिए हैं कि इनको एडहॉक जजेस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाए। मेरा सर सवाल यह है कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कब होती है, कब कैसे जरूरत महसूस होती है, और ये अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है या सिलेक्शन किस तरह से होती है कि किन को लगाना है? ये स्वाबदीद है चीफ जस्टिस की, और चीफ जस्टिस बुनियादी तौर पे ये वो जुडिशल कमेटी के नहीं जाता मामला, वो लोड देखते हैं कितना है। लोड अगर ज़्यादा है तो वो एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रख सकते हैं। लेकिन एतजाज साहब, ये लोड तो हर वक्त होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 2015 से लेकर अब तक जो अपॉइंटमेंट है एडहॉक जजेस की वो नहीं हुई है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है फिर? जी, इसकी वजह यह है कि जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस केस में थी उसमें इसको डिस्करेज किया गया था, इस प्रैक्टिस को, कि नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये स्वाबदीदी एक आ जाता है मामला, और स्वाबदीदी मामलात में जो अदालतें हैं और सुप्रीम कोर्ट का व्यू जनरली, और आज से नहीं 100 साल से, हमारे सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले इंडियन फेडरल कोर्ट के वक्त से, ये जो स्वाबदीदी मामलात है उनको रिस्ट्रिक्ट करने, स्वाबदीद को रिस्ट्रिक्ट करने के हक में होती हैं अदालतें, और उसको स्ट्रक्चर भी करने में कि ये अगर यही जज अपॉइंट हो उस प्रोसेस से जिससे दूसरे जज पर यंगर जजेस इनिशियली अपॉइंट होते हैं, तो उसके पे कोई ख़ास कदर न लगाई जाए उस प्रोसेस पे और जजेस पे। पर चूँकि स्वाबदीदी तौर पे चीफ जस्टिस लगा सकते हैं एक टेम्पररी मुद्दत के लिए, तो इस स्वाबदीद की वजह से इसको डिस्करेज किया जाता है। तो एजाज साहब, आप इस वक्त इस अपॉइंटमेंट को या सिफारिश को कि 4 जजेस को लगाया जाए सुप्रीम कोर्ट में कैसे देख रहे हैं? ये जो एडहॉक जजेस आते हैं, और कई दफ़ा बड़े सीनियर जजेस एडहॉक जजेस हुए, ये इसमें तारिक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके थे, जो एक बड़े सीनियर प्रोमिनेंट जज थे वो खलीलुर रहमान रमदे साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उस बेंच को ऐड किया जिसने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया, और वो फुल कोर्ट बेंच था, बहाल किया। उन्होंने एडहॉक सर्विस ले ली और वो जूनियर मोस्ट सीट पे आ जाते हैं। इसमें बदकिस्मती ये है कि जो ये सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जज साहब है रहे हैं, जिस तरह तारिक मसूद साहब रहे हैं, अब ये बैठेंगे तो ये जूनियर मोस्ट जज की कुर्सी पे बैठेंगे। पर बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस होती है, अगर उनको चीफ जस्टिस साहब ये मौका दें। कुछ जजेस इनकार कर देते हैं, मेरा ख्याल है मशीर आलम साहब ने इनकार कर दिया है, उनको भी ये पेशकश हुई कि वो एडहॉक जज हो जाए। ये 2-3 मान गए हैं, अब ये पता लग जाएगा 1-2 दिन में कि क्या हकीकत है। लेकिन सर, इसमें एक जो मकबूल बाकर साहब का भी चूंकि नाम आया है और वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और किसी पॉलिटिकल केस में, क्योंकि इस वक्त अदालतों के अंदर 2008 के जो इंतखाबात, 2024 के जो इंतखाबात है 8 फरवरी के, उसके भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं, तो खुद चीफ मिनिस्टर रहे होंगे मकबूल बाकर साहब, और वो फुल कोर्ट में भी अगर बैठते हैं, तो ये किस तरह से मामला फिर आगे चलेगा? देखिए, ये एडहॉक जो जजेस होते हैं, इनको प्रैक्टिस के तौर पे मेजर केसेस में नहीं बिठाया जाता, और ये बेसिकली है कि वर्कलोड है उसको कम किया जाए,
और जो मेजर लेकिन फुल कोर्ट में बैठ तो सकते हैं केसेस हैं वो फुल कोर्ट में बैठ तो सकते हैं। जज वो अपनी सीट पे, सबसे जूनियर सीट पे बैठेंगे फुल कोर्ट में। वो भी एक जरा आंख को भाती नहीं वो बात, पर बैठ सकते हैं उसके लिए। और हकीकत में एक और लिहाज से ये 11-3 का फैसला, 11-2 का फैसला है। 11-2 का इसलिए है कि जो 3 और जजेस हैं 8 के अलावा, जिन्होंने राउंडली कंडेम किया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन की जो सारी कार्रवाई और जिस तरह उसने कार्रवाई की है, जिस तरह उसने एक पार्टी को के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, और इस पे बड़ा उन्होंने लिखा है और बड़ा ज़ोरदार तरीके से 11 जजेस ने कंडेम किया इसको। और जिस तरह उसने सिंबल ले लिया, जिस तरह उसने पार्टी कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कर दिया, और ये बहुत से ऐसे मामलात जिस पे इलेक्शन कमीशन की बड़ी तनकीद हुई है, और वो 11 जजेस हैं जिन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को और इस केस में वो गलत और खिलाफ कानून करार दिया है। तो एक लिहाज से ये 11-2 का है। सही है, लेकिन सर जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं इंतजार साहब, उस पर जनरली जो हुकूमत की तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है वो 2 नुकात पर हो रहा है। वो एक तो वो कहते हैं कि जी वो चीज़ तहरीक इंसाफ को दी गई जो मांगी ही नहीं गई, बिना मांगे उनको इंसाफ दे दिया गया। और दूसरा वो कहते हैं कि जी 15 दिन कहाँ से आ गए, ये तो बुनियादी तौर पर होते भी तो 3 दिन होने चाहिए थे, 15 दिन तो कहीं पर है ही नहीं तहरीरी तौर पर, ना आइन में, कानून में। आप इन दोनों जो एतराज़ात हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए असद, पहली तो बात यह है कि देखना है कि क्या जो, और ये इस बात असल कंट्रोवर्सी ये थी, मुस्लिम लीग नवाज में एक बड़ी सलाहियत है कि जो असल बात है उससे वो दीगर मामूर पे तवज्जो ले जाते हैं। आजकल उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश ये है कि फॉर्म 45 पे लोगों की नज़र ना जाए और उसको वो भूल जाएं कि फॉर्म 45 में उन्होंने और उनके लिए कितना फ्रॉड हुआ है और किस तरह हारे हुए कैंडिडेट्स को जिताया गया है और जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा दिया गया है। ये तवज्जो हटाओ तरीका है, और इसमें ये भी तरीका तवज्जो हटाओ का है कि असल बात देखनी है, किसी को फ़ायदा होता है, किसी अलिफ को होता है, बे को होता है, जीम को होता है, दाल को होता है। देखना है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो कार्रवाई की है वो दुरुस्त की है या वो खिलाफ कानून है। अब इलेक्शन कमीशन के से जो खिलाफ कानून बात आई, जिसका फ़ायदा पीटीआई को मिला, किसी भी पार्टी को मिलता वो हिस्सा जिसका बनता था उसको मिलना था, चाहे वो पार्टी होती ना होती, और चाहे 15 दिन देते या 3 दिन देते या महीना देते। वो असल में जो इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना था कि आर्टिकल 17 जो आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट है उस पर अमल दरामद हो। उस पर अमल दरामद किस तरह नहीं किया, खुद इलेक्शन कमीशन ने, कि आर्टिकल 17 कहता है आप किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ये हर शहरी को इख्तियार देता है कि वो राइट देता है कि वो किसी भी जमात में शामिल हो जाए या और टू जॉइन और फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब 175 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, और जाहिर है टीटीपी में तो शामिल नहीं हो सकते, वो तो बैन पार्टी है, लेकिन 175 वैलिड रजिस्टर्ड पार्टीज है। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उनको, जो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कहता है कि आप सिर्फ उस पार्टी में को जा सकते हैं जिसने कंटेस्ट किया इलेक्शन, कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी। ये कहाँ से लाते हैं? वो लाते हैं सेक्शन ये वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उससे। अब इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो
एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 175 पॉलिटिकल पार्टी में आपका इख्तियार और हक है। आप कहते हैं नहीं है 150 में आज से आप गिन ले सकते हैं। तो खुद ये रिस्ट्रिक्शन जिसने कंटेस्ट किया हो इलेक्शन, अब वो चाहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आउट ऑफ दी 150 कर दें, 175 में निकाल दें, क्योंकि उसने कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन और उसका कोई मेंबर भी नहीं है। अब वो जो मेंबर है इंडिपेंडेंट मेंबर, मसलन मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं कहता हूँ जी ये जो 150 आपकी पार्टीज है जिसमें से आप मुझे कह रहे हैं कंटेस्ट करो, और वो एक्ट के मुताबिक मुझे इख्तियार है 175 में से चूज करने का। इन 150 में से मुझे कोई पसंद ही नहीं है, मैं उनको नहीं उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मैं तो शामिल होना चाहता हूँ लेट्स से सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, और सोशलिस्ट पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, पर ना उसने इलेक्शन लड़ा है ना उसका मेंबर है, ये मुझे उधर नहीं जाने देते। मैं अगर हम 40 इंडिपेंडेंट हैं और 40 के 40 हम कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आर्टिकल 17 कहता है जाओ शामिल हो, सेक्शन एक्ट कहता है नहीं शामिल हो सकते। अब एक्ट तो सबसर्विएंट टू दी सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस वक्त हम 40 इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है, वो खुद इस हमारे ज्वाइन करने से वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है। इसको इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज नहीं करता और इसकी बदौलत वो एक जमात को एक्सक्लूड कर देता है, उसके मेंबर उसके कैंडिडेट्स को कहता है आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सिंबल भी नहीं ले सकते, आप इंडिपेंडेंट भी हैं। तो देखना अदालत ने पहले तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है कि नहीं, ये देखने चली थी अदालत, और यही उसने देखा, उसके इस नतीजे पे पहुंची है कि बिल्कुल लग़्व था और उसी की बुनियाद पे फैसला हुआ है जो फैसले। बिल्कुल ठीक, जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।